डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री गोंडवाना यूनिवर्सिटी की ओर से जो साथी जो इतिहास विषय में संशोधन कर रहे हैं, जो यहाँ पे स्टूडेंट्स है, फैकल्टीज है, आप सभी का गोंडवाना यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री की ओर से स्वागत है। यहाँ पर सभी साथी ज्वाइन हो चुके हैं। जो आज के स्पीकर है वो भी ज्वाइन हुए हैं। आज के जो प्रोग्राम के चेयरपर्सन है डॉक्टर रश्मि बन मैडम, वो भी ज्वाइन हो चुके हैं। तो हम प्रोग्राम को यहाँ पे शुरुआत करते हैं। प्रोग्राम को शुरुआत करने के पहले आज भारत में और जगह पे कोविड की वजह से जो एक हालात पैदा हुई है, उस हालात की वजह से हम देख रहे हैं कि कई सारे लोग यहाँ पे ने इस मुश्किल से जीवन जी रहे हैं और उसमें कई सारे लोगों की जान भी चली गई है। तो सबसे पहले गोंडवाना यूनिवर्सिटी गढ़चिरौली और पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री की ओर से हम लोग उन सभी योद्धाओं को जो इसमें लड़ रहे हैं उनको आदरांजलि देते हैं। जो इसमें जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनको आदरांजलि देते हैं, और साथ ही साथ जो लोग इसमें अपना सक्रिय सहभाग देके कोविड से बचाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं उनके प्रति भी भावना व्यक्त करते हैं। आज का ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का इनॉग्रेशन जो स्पीकर है आज के, वो इनॉग्रेट करेंगे। उसका जो यहाँ जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिस लेक्चर सीरीज को नाम दिया है क्रांतिवीर बाबूराव शेड़मा के लेक्चर सीरीज। गोंडवाना यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश होके 10 साल, एक डिकेड पूरा हुआ है, और इसमें हिस्ट्री डिपार्टमेंट पिछले 5 साल से और उससे भी पहले चलता था, लेकिन पहले फुल फ्लेज में ये 5 साल से शुरू हुआ है। और इस डिपार्टमेंट में ये सबसे पहली बात है कि यहाँ पे कई सारे प्रोग्राम हुए हैं, लेकिन जो लेक्चर सीरीज का नाम देना था, ये लेक्चर सीरीज का नाम देने का काम इस बार इस लेक्चर के माध्यम से पहली बार शुरू हुआ है। और इस लेक्चर सीरीज को जो नाम दिया है वो क्रांतिवीर बाबूराव शेड़मा के लेक्चर सीरीज ये नाम दिया गया है। और उस लेक्चर सीरीज के कड़ी में का ये सबसे पहला प्रोग्राम है जिसमें इस लेक्चर सीरीज का इनॉग्रेशन भी होगा। जिनका इस लेक्चर सीरीज को नाम दिया है बाबूराव शेड़मा के, क्रांतिवीर बाबूराव शेड़मा की, इनके बारे में कई सारे लोग जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए कि बाबूराव शेड़मा के ने 1857 के रिवोल्ट में ब्रिटिशों के खिलाफ एक आंदोलन चलाया था। जो बाबूराव शेड़मा के आदिवासी समाज से, गोंड समाज से बिलोंग करते थे, और जो महाराष्ट्र के जो पूर्वी इलाका है, जो गोंड साम्राज्य था मध्ययुगीन काल में, उस गोंड साम्राज्य के जो राजा थे वो बाबूराव शेड़मा के जो थे, उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ अपने जल जंगल जमीन के लिए यहाँ पे संघर्ष खड़ा किया था। तो उस संघर्ष को याद रखते हुए इस सीरीज को हमने स्टार्ट किया है। ये सीरीज शुरू करने के पीछे का मकसद जो है कि इस इलाके में जो गोंडवाना यूनिवर्सिटी जो लोकेटेड है वो ट्राइबल बेल्ट में लोकेटेड है। तो यहाँ पर आदिवासी संशोधन को आगे लेके जाने के लिए जो किसान है, मजदूर है, दलित है, आदिवासी है, महिलाएं है, उनका संशोधन, और खास करके आदिवासी हिस्ट्री के ऊपर फोकस करने के लिए हमने पहल की है हिस्ट्री डिपार्टमेंट ने। और हिस्ट्री डिपार्टमेंट में जो मेरे कलीग है साथ में, जो डॉक्टर मने सर है, डॉक्टर मड़ावी, डॉक्टर नांदे सर, और हमारे जो एचडी है जो डॉक्टर बन मैडम है, जो हमेशा इस बात को आगे लेके जाते हैं कि हमारे यहाँ पे जो संशोधन होना चाहिए, संशोधन जो है वो इस इलाके पे जो अभी तक संशोधन नहीं हुआ है, उस संशोधन को आगे लेके जाने के लिए प्रयास होता रहना चाहिए। इसलिए हिस्ट्री डिपार्टमेंट आगे चल के गोंडवाना यूनिवर्सिटी में ट्राइबल आर्काइव्स और म्यूजियम खड़ा करने की भी सोच रखता है, और उसकी तरफ पहल कर रहा है कि आदिवासी के ऊपर जो मटेरियल सोर्सेस है और ओरल हिस्ट्री है उसको कलेक्ट करके गोंडवाना यूनिवर्सिटी में रखा जाए, ताकि भारत के सभी जगहों से लोग यहाँ पे संशोधन करने के लिए आए, और ओरल हिस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा संख्या में उसको डॉक्यूमेंटेशन करने की तरफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट पहल कर रहा है और उसमें काम कर रहा है। आज का जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में इसके पीछे का जो मकसद था कि गोंडवाना यूनिवर्सिटी में जो गांव देहात से जो स्टूडेंट्स आते हैं, तहसील से स्टूडेंट्स आते हैं, कई सारी चीजों में हैंडीकैप रहते हैं कि जो आर्काइवल रिकॉर्ड्स है, प्राइमरी रिकॉर्ड्स है या लाइब्रेरीज है, वो उतनी अवेलेबल नहीं है जो उन्हें नागपुर, मुंबई या दिल्ली, कलकत्ता, भोपाल, दूसरी जगहों पे जाके काम करना पड़ता है।
ऐसे हालात में स्टूडेंट्स के पास उतने लेक्चर्स, सेमिनार, वर्कशॉप जो अच्छे तादाद में या एकेडमिक लेवल पे ज्यादा एक्टिविटीज होनी चाहिए वो नहीं होती है। इसको ध्यान में रखते हुए गोंडवाना यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री डिपार्टमेंट इसके ऊपर हर बार प्रयास कर रहा है कि स्टूडेंट्स तक वो बातें पहुंचे। उसी बात को लेके यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग डिपार्टमेंट की ओर से पीएचडी के स्टूडेंट को साथ ही साथ जो रिसर्च स्कॉलर है यूनिवर्सिटी के अंतर्गत और महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाहर भी उनको रिसर्च से रिलेटेड उनका ओरिएंटेशन हो। खास साथ ही साथ हमारे जो फैकल्टीज है, जो कलीग है, जो अलग अलग कॉलेजेस में, गोंडवाना यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस में हिस्ट्री के जो फैकल्टीज है उनके तक भी ये बात जाए और रिसर्च को लेके हमेशा एक दूसरे से आइडियाज जो है वो एक्सचेंज होती रहे। इसको ध्यान में रखते हुए आज का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है इसमें आज के जो वक्ता है वो है डॉक्टर अमरदीप, और आज के जो चेयरपर्सन है, इसको जो चेयर कर रहे हैं वो डॉक्टर रश्मि बंड मैडम है, जो एचओडी एंड प्रोफेसर है पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री गोंडवाना यूनिवर्सिटी में। उनके मार्गदर्शन में ये प्रोग्राम हो रहा है और हमारे साथी जो कलीग है उनके प्रयास से सब मिलके ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है। आज के जो व्याख्याता है डॉक्टर अमरदीप, ये मेरे काफी पुराने दोस्त हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप आज के प्रोग्राम में मार्गदर्शन करें। खास करके उनको इसलिए बुलाया क्योंकि उन्होंने जो रिसर्च किया है वो यूपी के वहां पर जो कॉलोनियल पीरियड में जो पॉलिटिक्स रही है, दलित पॉलिटिक्स, के ऊपर उन्होंने अपना द मेकिंग ऑफ द दलित प्रिंट कल्चर इन उत्तर प्रदेश 1913-1978, इसके ऊपर उन्होंने पीएचडी की है। उनका एमफिल और पीएचडी दोनों भी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से प्रोफेसर तनिका सरकार, जो बहुत बड़े रिनाउंड हिस्टोरियन है, उनके अंडर में, उनके सुपरविजन में उन्होंने एमफिल और पीएचडी का काम किया है। उनका एमफिल और पीएचडी का काम शुरू होने के पहले उन्होंने गोविंद वल्लभ पंत इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में, जो बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूट है रिसर्च के लिए, हिस्टोरिकल और सोशल साइंस के रिसर्च, वहां पे उन्होंने रिसर्च किया है और उसके बाद में उन्होंने एमफिल और पीएचडी जेएनयू से किया है, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से किया है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जो माइक है वो माइक म्यूट करें ताकि स्पीकर को भी कोई दिक्कत ना हो और जो श्रोता है उनको सुनने के लिए भी कोई दिक्कत ना हो। तो कुछ साथियों के जो अनम्यूट है उन्हें रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप म्यूट रखें ताकि सुनने में कोई दिक्कत ना आए। डॉक्टर अमरदीप जो है उन्होंने एमए जो किया था वो हरियाणा से, चंडीगढ़ से, पंजाब यूनिवर्सिटी से किया है। उन्होंने जीआरएफ हिस्ट्री में क्लियर किया है। एमफिल पीएचडी करने के बाद वो गवर्नमेंट कॉलेज तिरोहार झज्जर जो हरियाणा में है, हरियाणा स्टेट में, वहां पे वो परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर है। वहां पर वो हिस्ट्री पढ़ाते हैं, हिस्ट्री विषय पढ़ाते हैं। जो उन्होंने अपना पीएचडी का काम किया था, द मेकिंग ऑफ द दलित प्रिंट कल्चर इन उत्तर प्रदेश, इस काम को काफी हद तक सराहा गया है। कई सारे लोगों ने उसके ऊपर इस काम को अप्रिशिएट किया है क्योंकि इसमें जो उन्होंने सोर्सेज यूज किया है वो बड़ी तादाद में, जो हमारे सुपरवाइजर, जो अमरदीप सर के सुपरवाइजर रहे पीएचडी के, वही मेरे भी पीएचडी के सुपरवाइजर रहे। उन्होंने हमेशा उनकी तारीफ की है उनके काम को लेके, क्योंकि उन्होंने नेशनल आर्काइव में, तीन मूर्ति में, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे आर्काइव में बैठ के, प्राइवेट कलेक्शन में बैठ के उन्होंने अच्छा सा काम किया है, जिसमें वो प्राइमरी कलेक्शन करने में उनका बहुत बड़ा एक अपना लंबा प्रयास रहा है। जो उन्होंने 4-5 साल, 7 सालों में, एमफिल के 2 साल और पीएचडी के 5 साल, इस लंबे समय में उन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज के ऊपर और डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, कॉलोनियल रिकॉर्ड्स के ऊपर उन्होंने अच्छी तरह से काम किया है। उन्होंने कई सारे अपने रिसर्च पेपर, 10 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं और पेपर प्रेजेंटेशन भी कई सारे नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पेपर प्रेजेंटेशन दिए। उसमें कई सारे पेपर प्रेजेंटेशन केरला में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में और अलग अलग महाराष्ट्र में, अलग अलग स्टेट में और इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस में भी उन्होंने पेपर प्रेजेंट किया है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने अपने पेपर प्रेजेंट किया है। कई सारे अच्छे जो बॉडीज है, जो एडवाइजरी बॉडीज है, उनमें भी वो अभी मेंबर है और उनका पार्टिसिपेशन बहुत सारे रिसर्च एक्टिविटीज में रहे हैं। तो आज के हमारे जो वक्ता है वो है डॉक्टर अमरदीप, जो हमारे साथ बात करेंगे और कलेक्शन एंड यूसेज ऑफ प्राइमरी सोर्सेज इन हिस्टोरिकल स्टडीज, इस विषय के ऊपर बात करेंगे। डॉक्टर अमरदीप जो है वो एक 45-50 मिनट तक बात करेंगे। उसके बाद में 10 मिनट तक हम लोग इसमें क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे, जिसमें
जो फैकल्टीज है, स्टूडेंट्स है, रिसर्च स्कॉलर्स है, वो अपने सवाल रख सकते हैं या चैट बॉक्स में रख सकते हैं। उसके बाद में डॉक्टर अमरदीप उनसे वार्तालाप करेंगे। तो काफी समय हो चुका है, 10 मिनट ऊपर हो चुके हैं, तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए डॉक्टर अमरदीप अपनी बात रखेंगे। उसके बाद में जो आज के प्रेसिडेंट है प्रोग्राम के, शेयर कर रहे हैं डॉक्टर बंड मैडम, वो अपना प्रेसिडेंशियल रिमार्क जो है वो डॉक्टर अमरदीप सर के बाद में रखेंगे। तो मैं डॉक्टर अमरदीप सर को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी बात रखना शुरू करें। डॉक्टर अमरदीप। हेलो। हाँ डॉक्टर अमरदीप सर, आपका वीडियो ऑफ है शायद। मेरी आवाज आ रही है? वीडियो तो ऑन हो चुका है सर। हो चुका है। वीडियो तो ऑन हो चुका है सर मेरी तरफ से। अच्छा हाँ, हो जाएगा 1 मिनट। तो ये किया, उसके लिए उनका मैं बहुत ही अधिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और क्योंकि मुझे ये एक तरह से अवसर आप लोगों ने दिया और पहला लेक्चर आप लोग कर रहे हैं, तो और फिर ज्यादा थोड़ी सी स्पेशलिटी बन जाती है इस लेक्चर की। मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जितने भी माइक ऑफ हैं, एक बार एक माइक ऑन है वो एक बार अनम्यूट कर दें एक बार। ये संतोष जी और गिरिधर जी का मैं देख पा रहा हूँ। अमरदीप जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार ऑफिशियली अनाउंस करें कि मेरी आवाज आ रही है ना? शेडमा लेक्चर सीरीज यहाँ से स्टार्ट होती है, ऐसे ऑफिशियली आप अनाउंस कीजिए। चलिए ठीक है सर। मैं बड़े ही वो कहते ना कि एक गर्व से, प्राइड से ये, हाँ मैं बड़े ही प्राइड से जो क्रांतिवीर शेडमार्के जी थे, क्रांतिवीर, एक मिनट, बाबूराव शेडमार्के, बाबूराव शेडमार्के जी, उनके लिए जो ये आप लोगों ने एक तरह से मेमोरी लेक्चर सीरीज शुरू की है, ये बहुत ही एक सराहनीय प्रयास है। और इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी सरकार ने एक मुहिम चलाई हुई है जिसमें हम कहते हैं ना कि आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम शुरू हो रखा है, हम भी अपने कॉलेज में उसको चला रहे हैं। एक तरह से उन महान आत्माओं के लिए या फिर उन महान क्रांतिकारियों को समर्पित है जो लोग अमरदीप सर, कोई दिक्कत आ रही है? आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, शायद से सर लेफ्ट हो गए हैं। अच्छा, फिर से ज्वाइन हो गए। बीच में कनेक्शन टूट गया था शायद। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसा ही रहता है तो आप फिर से ज्वाइन होते रहिए। सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप भी ज्वाइन होते रहिए, बने रहिए। और म्यूट क्रांतिवीर बाबूराव, जिस तरह से हम बात कर रहे थे ना कि जो आजादी के 75 वर्ष मनाए जा रहे हैं, उसमें जो इतिहास में विस्मृत लोग हैं उनके योगदान को अब उजागर किया जा रहा है एक तरह से। और इस मामले में आप लोगों ने जो ये सीरीज शुरू की है, क्रांतिवीर बाबूराव शेडमार्के जी, जो लेक्चर सीरीज जरूर की बहुत एक सराहनीय प्रयास है। और मैं बड़ा ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं इस सीरीज में आप लोगों से जुड़ पाया।
और इसके साथ साथ आपके जो आदरणीय वीसी साहब जी और प्रोफेसर रश्मिकांत जी और जो मेरे पुराने साथी हैं संतोष सुरटकर जी और आपके डिपार्टमेंट के जितने भी साथी हैं, उन सभी का मैं बहुत ही हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मुझे ये अवसर दिया गया। तो मैं अपना एक तरह से लेक्चर शुरू कर रहा हूं। ये कोई लेक्चर वैसा लेक्चर नहीं है कि मतलब एक तरह से बिल्कुल आपको सिस्टमेटिक ढंग से या फिर एक तरह से थ्योरेटिकल नॉलेज आपको दी जाएगी। मैं एक तरह से आपको जो एक्सपीरियंस, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है सोर्सेज को लेके, उसके बारे में मैं बात करूंगा। और हो सकता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी निकल कर आए जो शायद आपके लिए नई भी हो, और हो सकता है कि एक तरह से कुछ ऐसी भी हो जो आप उसको जानते भी हो पहले से। तो मैं एक छोटा सा प्रयास करूंगा कि मेरी जो इसमें रहेगा कि पीपीटी मैंने इसकी बनाई है, अगर वो आप लोग उसको देख पाए तो मुझे बताना, और बीच में अगर करेक्शन टूट जाता है तो संतोष जी मेरा आपसे आग्रह है कि मुझे आप फोन कर देना, क्योंकि मैं मीटिंग को देख नहीं पाऊंगा उस तरीके से, क्योंकि स्क्रीन मुझे पूरी शेयर करनी पड़ेगी। तो ये तो मेरी स्क्रीन आ गई क्या आप लोगों के पास? हाँ सर। चलिए ठीक है। हाँ, तो ये एक छोटा सा प्रयास है मेरी तरफ से सोर्सेज को लेके कि किस प्रकार से हम सोर्सेज को यूज कर सकते हैं। और इसमें जिस तरह से हम देखते हैं कि कलेक्शन एंड यूजेज ऑफ प्राइमरी सोर्सेज इन हिस्टोरिकल स्टडीज, इसमें सबसे पहले तो हम बात करते हैं सोर्सेज की। सोर्स क्या होता है, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, या फिर पहली बात होती है सोर्स एक, जैसे थोड़ा सा इसको मैं मतलब एक तरह से हम अगर बात कर रहे हैं सोर्सेज की तो हम थोड़ा सा जान लें कि सोर्सेज क्या होते हैं। मतलब कुछ भी है, चाहे मैन्युस्क्रिप्ट है, क्लोथ्स हैं, कुछ भी है जो चीज पहले की है जो हमें इंफॉर्मेशन देती है एक तरह से, चाहे वो फैशन की है, केमिस्ट्री, किसी प्रकार की हो सकती है वो। इस तरह हड़प्पा के सोर्सेज हैं जो क्लॉथ की बात करते हैं तो पहले की बात है या फिर अब की बात है। कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं हम, जैसे मतलब भाई कुछ भी हम वो कह सकते हैं कि जो जिस चीज से हमें हिस्ट्री की एक तरह से मतलब इंफॉर्मेशन मिलती है उसको हम सोर्सेज कह सकते हैं। और सोर्सेज को दो तरीके से हम डिफाइन करते हैं, एक तरह से प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। आज मेजर रूप से हम प्राइमरी की बात करेंगे। एक मिनट बस बीच में एक मिनट के लिए। तो मेनली हम जो प्राइमरी सोर्सेज हैं उसके बारे में आज बात करेंगे कि प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं। और प्राइमरी सोर्सेज में जैसे जो फर्स्ट हैंड जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके बारे में बात की जाती है। वो चाहे डायरी भी हो सकती है, किसी प्रकार की फोटोग्राफ्स हो सकते हैं, या कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड हो सकता है, और कुछ भी उसमें पेंटिंग, मैन्युस्क्रिप्ट, कॉइन्स, लेटर, बहुत सारी चीजें होती हैं जो इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो उन्हीं में से कुछ की बारे में हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम एक ये भी देखेंगे कि सोर्सेज को कैसे मेंटेन किया जाता है, और उसके पीछे भी कुछ पॉलिटिक्स होती है। और जब हम कहते हैं कि जब रिसर्च कर रहे हैं तो हमें उस पॉलिटिक्स को भी कई बार समझना होता है। और इस पॉलिटिक्स के ऊपर मैं आगे चल के थोड़ी सी बात करूंगा कि कैसी पॉलिटिक्स एक तरह से हमारे जो रिसर्च है उसको एक तरह से मतलब वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा प्रभावित करने का प्रयास करती है। दूसरी इसमें एक हम बात कर सकते हैं कि ये जो हमें सोर्सेज हैं हमें कहाँ मिल सकते हैं। जो तमाम प्रकार के सोर्सेज होते हैं, जैसे जिसके लिए हम बात करते हैं कि गजेटियर्स होते हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स होते हैं, या एनुअल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स होती हैं, सीआईडी की रिपोर्ट्स होती हैं, और जितने भी सरकार के जितने भी ऑफिस थे पहले
रिफॉर्म ऑफिस था, या फिर जितने भी हम मतलब एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस था, या फिर जो कह सकते हैं मतलब भाई किसी भी प्रकार की जो चीजें हैं वो जिन्होंने रिकॉर्ड को मेंटेन किया है, आज हमारे पास हमारे लिए वो प्राइमरी सोर्सेज हो सकते हैं। तो बात आती है कि कहाँ मिल सकते हैं। नॉर्मली एक स्ट्रक्चर है ये पूरा मतलब ये फिक्स नहीं है, मतलब हर जगह आपको अलग अलग चीजें मिल सकती हैं। अगर नॉर्मली हम देखेंगे तो जैसे हम यहाँ हरियाणा में देखते हैं या उत्तर प्रदेश में है कि डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज होती हैं, वहाँ पे आपको रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं, मगर यहाँ पे एक तरह से वैरायटी बहुत कम होती है। फिर स्टेट आर्काइव्स और लाइब्रेरी, वहाँ पे काफी चीजें हमें मिल जाती हैं। जैसे मैं जब रिसर्च के दौरान गया तो लखनऊ जो स्टेट आर्काइव्स था, वहाँ पे काफी रिकॉर्ड्स वहाँ पर मिलता है। और फिर अगर जहाँ पे आप पढ़ रहे हो उसकी अगर बात की जाती है तो आपका जो डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी है, वहाँ पे जैसे हिस्ट्री डिपार्टमेंट है उसकी लाइब्रेरी होगी स्पेशली, वहाँ पर आपको प्राइमरी तो इतने ज्यादा नहीं मिलेंगे मगर सेकेंडरी सोर्सेज बहुत ज्यादा मिल जाते हैं वहाँ पर। और काफी जगह मैंने ये भी देखा है कि जो डिपार्टमेंटल लाइब्रेरीज हैं वहाँ पे हमें प्राइमरी सोर्सेज भी काफी मिल जाते हैं। और दूसरा फिर जो आपके डिपार्टमेंट की सेंट्रल जो लाइब्रेरी होती है यूनिवर्सिटी की, वहां पर भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। और ये जो सेंट्रल लाइब्रेरी है यहाँ पर कई जगह जैसे म्यूजियम भी होता है। जैसे हमने जेएनयू में जब हम थे तो वहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन उन्होंने म्यूजियम को थोड़ा सा आर्काइवल रूप में दे रखा था, तो वो चीज भी हमें कई लाइब्रेरी यूनिवर्सिटीज में मिल जाती है। और ये इसके बाद जैसे अगर हम मतलब जैसे आप अगर महाराष्ट्र की बात करेंगे तो आपके जो यहाँ पे जैसे मुंबई में जो चीजें हैं बहुत सारी, मतलब वहाँ पर एक तरह से जो अलग अलग प्रकार की जो लाइब्रेरीज हैं यूनिवर्सिटीज की, वहाँ पर काफी पुराने रिकॉर्ड्स हमें मिल जाते हैं। जैसे हमारे साथ की कुछ लड़कियां थी जैसे सोफिया और सोनाली, उन्होंने काफी मटेरियल वहां से इकट्ठा किया था। और जो मैंने जो डील किया जैसे नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, एक नेहरू म्यूजियम एंड मेमोरियल लाइब्रेरी न्यू दिल्ली और शास्त्री भवन लाइब्रेरी, ये 3 मेजर जो लाइब्रेरी मैंने अपनी रिसर्च के दौरान जो एक तरह से मतलब खंगाली, मतलब पूरे 6 साल इनमें बिताए एक तरह से। और बिताने के बाद जब आप एक तरह से लाइब्रेरी में जब आप घुसते हो तो बहुत सारी चीजें आपको नई चीज देखने को मिलती हैं। और एक ऐसी फीलिंग आती है कि मतलब आप 1930 में पहुंच गए हो, 1920 में पहुंच गए हो। मतलब प्राइमरी सोर्सेज की ये एक तरह से खूबी रहती है कि वो आपको ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और फिर हम जैसे कई बार होता ना कि मतलब हमें सिर्फ अपने जो टाइम पीरियड है या फिर अपनी जो रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग देखने का होता है, तो फिर वो काफी चीजें हमें मतलब ऐसा लगता है कि चलो ये भी देख लेते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती हैं जो हम उनको और ज्यादा देखने चले जाते हैं। तो मैंने भी अपने रिसर्च के दौरान काफी चीजें फोटोकॉपी करवाई थी या फिर कुछ ली थी, कुछ फोटो लिए, कुछ इस तरह से लिए। तो उन रिकॉर्ड्स की कॉपी मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि एक तरह से प्राइमरी सोर्सेज देखने में कैसे दिखते हैं। कई बार ये होता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं जहाँ पर जिनकी लाइब्रेरी होती है डिपार्टमेंटल या फिर यूनिवर्सिटी की, वहाँ पर इतनी रिच नहीं होती है तो उनको वो चीज देखने को नहीं मिल पाती है। तो जब हम रिसर्च के लिए जाते थे, मैं संतोष सर और एक और दो साथी जाते थे, पूरा दिन मतलब सुबह 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक बस लंच के लिए बाहर निकलते थे, अदरवाइज तो फिर पूरा किताबों के अंदर ही घुसे रहते थे। और आजकल आपके सामने 2 और नई चीजें, 2 जो ऑनलाइन आपके पास रिसोर्सेज हैं, जैसे आजकल लॉकडाउन लगा हुआ है और इस लॉकडाउन में हमारे पास ये कहते हैं कि भाई उतनी अब फ्रीडम नहीं है कि हम इन लाइब्रेरी में जाकर वहां पर बैठ के काम कर सकें। तो archive.org और PDF आर्काइव्स, ये काफी अच्छी वेबसाइट हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं आजकल, और यहाँ से काफी आपको चीजें मिल सकती हैं। अब जिस प्रकार की हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, वो पॉलिटिक्स यहाँ पे शुरू होती है जो मटेरियल हमें नेशनल आर्काइव्स, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और शास्त्री भवन और इसके साथ साथ जो तमाम जो दूसरी लाइब्रेरीज हैं गवर्नमेंट की, वो वहां पर नहीं मिलता है, या फिर वहां से इरेज कर दिया गया है, या फिर उसको एक तरह से सहेज कर रखा नहीं गया है। वो चीज हमें कहाँ मिलेगी? क्योंकि हिस्ट्री क्या होती है? हिस्ट्री कहते हैं कि फिलिंग द ब्लैंक्स या फिलिंग द गैप्स की बात भी हम करते हैं
बहुत सारी चीजें ऐसी आपकी रिसर्च के दौरान आएंगी जिनमें आपको लगेगा कि मतलब भाई हाँ ये चीज रह गई है या फिर ये चीज हमें देखने को नहीं मिली है। तो वहां पर वो जो फीलिंग्स था गैप्स की जो हम बात करते हैं, वो हमारा गैप फील होता है पर्सनल लाइब्रेरीज और पर्सनल आर्काइव्स की। क्योंकि जब मैंने रिसर्च किया था और मेरे रिसर्च में मुझे जो सबसे बड़ी जो फायदा जो मिला वो मुझे पर्सनल लाइब्रेरी का मिला। और मेरा रिसर्च का लगभग ये लगा लो कि 60% जो वर्क था वो मुझे पर्सनल लाइब्रेरी से मिला। और ये जो खासकर उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में एक गुरु प्रसाद मदन जी हैं, उनके पास बहुत ही रिच एक तरह से लाइब्रेरी है। और ये लाइब्रेरी में उन्होंने मटेरियल जो रखा हुआ है 1913 1910 से किताबें जो उस समय निकलती थी वो उनकी लाइब्रेरी में है। और खासकर जब हम दलित साहित्य की बात करते हैं या दलित हिस्ट्री की बात करते हैं तो वो चीजें ऐसे ऐसे रिकॉर्ड हैं जो हमें ना तो नेशनल आर्काइव में मिलते हैं ना कहीं और मतलब शास्त्री भवन या तीन मूर्ति लाइब्रेरी में मिलते हैं। वो चीज हमें उनकी लाइब्रेरी में मिल जाती है। तो ये जो चीजें हैं जो गुरु प्रसाद मदन जी हैं वो हर इस प्रकार के लोग हर जगह मिलेंगे हमें। बस ये होता है कि उनको ट्रेस करने की जरूरत होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मतलब अपनी समय की किताबें रखी हैं, अपने समय के लीफलेट रखे हैं। कुछ लीफलेट हैं, मैं उनको आपने जो आगे है उसमें दिखाऊंगा। और फिर ओरल सोर्सेज जो आजकल एक जो नया ट्रेंड हम देखने को मिल रहे हैं, जो काफी बार जो इथनोग्राफिकल स्टडीज होती हैं उसमें भी हमें बहुत सारी चीजें नई देखने को मिलती हैं, मगर उसके जो लिटरेरी सोर्स नहीं मिल पाते हैं। मगर इसका जो एक तरह से ना कि मतलब एक तरह से काउंटर जो वेरिफिकेशन होती है वो चीज हमें लिटरेरी चीज से नहीं मिल पाती है। तो उसका अर्थ ये नहीं कि जो ओरल या इथनोग्राफिकल सोर्स मिला है उसकी वैल्यू नहीं है, उसकी भी अपनी वैल्यू है। और आजकल जिस तरह से हम कहते हैं कि सबल्टर्न पर्सपेक्टिव की हम बात करते हैं, और सबल्टर्न पर्सपेक्टिव में जो हिस्ट्री फ्रॉम द बिलो का जो कॉन्सेप्ट है, और जो एक तरह से टारगेट ग्रुप है, उसमें टारगेट ग्रुप है जैसे विमेन है या फिर जो लेबर है या फिर दलित है या फिर और जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, उनका तो कभी जब हम इतिहास की बात करते हैं, रिकॉर्ड रखने की बात करते हैं, तो उनका रिकॉर्ड तो हमें मिलता ही नहीं है। तो वहां पर ये जो ओरल सोर्सेज हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक भूमिका अदा करते हैं कि हमें एक तरह से दिखाते हैं कि किस प्रकार से जो ट्रेडिशन रही है, मतलब एक तरह से कहते हैं ना कि रिमूवल की, द हिस्ट्री ऑफ द रिमूवल ऑफ रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो वो वहां पर वो रहती है। अभी सबसे पहले हम जो नेशनल आर्काइव्स है उसके बारे में बात करेंगे, वहां पे किस प्रकार के रिकॉर्ड्स आपको मिल जाते हैं। और फिर इन रिकॉर्ड्स में आपको महत्वपूर्ण बात होती है कि देखना क्या होता है। जैसे ये एक मतलब मैंने एक बहिष्कृत हितकारिणी सभा की जो बाबा साहब ने एक तरह से प्रेजेंट एक समय मेमोरेंडम सबमिट किया था ISC को, तो ये उसकी एक तरह से एक रिकॉर्ड है कि स्टेटमेंट कंसर्निंग द सेफगार्ड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस। यहाँ पर अमरदीप सर एक मिनट शिवाजी पवार सर आप प्रेजेंट मत कीजिए, आपका जो स्क्रीन है शिवाजी पवार सर प्रेजेंट कर रहे हैं, तो अमरदीप सर का उसमें जो प्रेजेंटेशन वो नहीं दिख पा रहा है। शिवाजी सर से रिक्वेस्ट है या और लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप म्यूट रखें और आपका प्रेजेंटिंग जो है वो वहां पे बंद रखें। शिवाजी पवार सर अगर आप सुन रहे हैं तो आप वो आपका प्रेजेंटेशन वहां पे क्लोज कीजिए ताकि हम बाकी के लोगों को देखने के लिए सुविधा होगी। शिवाजी सर से रिक्वेस्ट है, शिवाजी पवार सर, और बाकी के लोग भी ना करें। धन्यवाद। मैं शुरू कीजिए। हाँ ठीक। तो ये जैसे हमने अभी बात की है कि मतलब एक रिफॉर्म्स जो सेक्शन था नेशनल आर्काइव्स में या फिर जो डिपार्टमेंट था उस समय का, जो रिफॉर्म सेक्शन उन्होंने बना रखा था डिपार्टमेंट में, होम डिपार्टमेंट में। तो होम डिपार्टमेंट जो रिफॉर्म सेक्शन है वहां पर खासकर उन जो डिफरेंट जो कास्ट मूवमेंट होते थे, उन कास्ट मूवमेंट को एक तरह से रिफॉर्म सेक्शन में वो लोग मतलब एक तरह से उसका रिकॉर्ड रख रहे हैं। और एक तरह से बहिष्कृत हितकारिणी सभा की यहाँ पर हम बात करते हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी काफी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। और ये जैसे एक तरह से जो बॉम्बे प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी थी उसका रिकॉर्ड हमें यहाँ पर मिलता है, जो एक तरह से नेशनल आर्काइव्स में एक लेटर है जो किसी ने लिखा है वहां पर। ये पूरा लेटर मैंने इसलिए निकाला था क्योंकि मेरे पास तो पूरा लेटर है,
मगर वो करता हूँ तो फिर फाइल बिल्कुल छोटी हो जाती है और कुछ पढ़ा नहीं जा सकता है। अगर किसी को जरूरत होगी तो मैं उसको भेज दूंगा, आप जिसको भी जरूरत हो आप मुझसे एक तरह से संतोष सर के माध्यम से, या फिर मैं आपका नंबर अपनी दे दूंगा तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें सोर्सेज हमें शेयर करने में कोई इशू नहीं है, बल्कि एक अच्छी बात है कि एक तरह से कि अगर कोई और पढ़ेगा तो, क्योंकि जब तक हमारे पास सोर्सेज हैं उनको कोई दूसरा यूज करे तो वही बड़ी अच्छी बात रहती है कि इसी तरह तो हिस्ट्री एक तरह से रिच होगी। तो ये बॉम्बे प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के एक पत्र था जिसमें वो टेम्पल एंट्री बिल के बारे में बात कर रहे हैं। और ये इस तरह से जैसे जो गवर्नमेंट ऑफ रिफॉर्म सेक्शन की जो बात है, जहाँ पे शेड्यूल कास्ट की जो प्रोविजन है वो उठाने की बात करते हैं प्राइमरी इलेक्शन में, यानी 1936 में 37 में जो प्राइमरी इलेक्शन हुए थे 36-37 में। इसी तरह से ये अब इसमें बात ये आती है कि हमारे पास फाइल तो है, जैसे आप नेशनल आर्काइव में जाते हो या किसी भी लाइब्रेरी में जाते हो, आपके सामने कैटलॉग होता है। आजकल तो कैटलॉग कंप्यूटराइज्ड हो गए हैं। पहले होता था कि आपके सामने एक वो टेबल होती थी जिसमें से एक आप निकालते, उसमें कार्ड्स होते थे, रिसर्च के कार्ड, मतलब एक तरह से जो कैटलॉग कार्ड होते थे, उस कैटलॉग कार्ड में आपको देखना होता था। और उस कैटलॉग कार्ड में अगर आप इन जो ये जहाँ पे हम कहते हैं कि प्राइमरी सोर्सेज तक अगर हम पहुंचे तो कैसे पहुंचे, आप जब आपके जो भी सिनॉप्सिस आप लिखते हैं रिसर्च के लिए, आपकी पीएचडी का या जब एमफिल का, तो उसमें आप एक वो देते हो जिसको हम बोलते हैं कि हिस्टोरियोग्राफी देते हो या फिर लिटरेरी रिव्यू देते हो। तो लिटरेरी रिव्यू में जब आप उस किताब को पढ़ते हो तो उस किताब में आपको फुटनोट्स मिलेंगे, और उन फुटनोट्स में ये होगा कि मतलब भाई ये जो फाइल का नाम है सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नर जनरल रिफॉर्म सेक्शन है, ये नाम है, ये आपको वहां मिलेगी नेशनल आर्काइव में। उस रेफरेंस को लेके आप नेशनल आर्काइव जाते हो और वहां पर जाने के बाद फिर आपको एक तरह से रिसर्च शुरू करनी होती है। और फिर ये होता है कि आपको उसमें से देखना क्या है, वो महत्वपूर्ण है। फाइल आपके पास कई बार ये होगा कि 20 पेज की भी होगी, कई बार 40 पेज की भी होगी। तो आपको जिस तरीके से, मान लो अगर आपका दलित्स के ऊपर ही कोई रिसर्च है तो उनके बारे में फाइल क्या कहती है उसकी बात आप उसमें से वो नोट करो आप, या उसकी फोटोकॉपी करवाओ। विमेन बारे में क्या कहती है, अगर आपका टॉपिक विमेन्स एजुकेशन के ऊपर है, विमेन रिफॉर्म्स के ऊपर है, किसी प्रकार से है, तो वो चीजें आपको उस तरीके से उस फाइल में देखनी पड़ेगी। आप ये सब मत करना कि सारी फाइल को पढ़ने के लिए बैठ जाओ, तो उससे तो फिर ये होगा कि मतलब आपका जो स्टडी पीरियड होगा बहुत लंबा हो जाएगा। क्योंकि हमें जल्दी जल्दी से एक सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, हमें जल्दी जल्दी से दूसरे सोर्सेज को भी तो देखना है। तो ये एक तरह से बहिष्कृत हितकारणी के ही एक तरह से वो है जो हमने अभी थोड़ा सा पहले बात कर रहे थे। एक क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली, जहां पर एक तरह से किसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये एनजी रंगा ने क्वेश्चन पूछा था कि अम्बेडकर की कोई मीटिंग थी वहां पर, उसमें महाराष्ट्र में, और उससे फिर एक तरह से हिंसा भड़की है, उसके बारे में एक क्वेश्चन है। तो मतलब हमें देखने को ये होता है कि मतलब इसमें आप क्या देखेंगे कि मतलब महत्वपूर्ण बात यह है कि मतलब भाई चलो, पहली बात तो ये है कि जिस तरह से हम कहते हैं कि जो 1944 की बात है, अब जो उस समय का जो लोअर सेक्शन है वो भी इंपॉर्टेंट हो रहा है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं जो उससे पहले कभी नहीं उठते थे। एक तो ये हो सकता है इसमें, और दूसरी बात ये है कि मतलब भाई इसमें पॉलिटिक्स भी है, हिंसा हुई नहीं हुई उसके ऊपर भी अलग अलग इशू हो सकते हैं। अब क्वेश्चन क्यों पूछा गया है वो भी इम्पोर्टेंट है, उसके पीछे पॉलिटिक्स क्या है, तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी। मतलब एक तरह से आपको देखना पड़ेगा। ये ऊना पैक्ट के ऊपर था कि मतलब जब गांधी ने फास्ट शुरू किया था तो उसके बारे में एक पूरी फाइल है वहां पे 1932 की, कि किस तरह से गांधी उसको, जो रैमजे मैकडोनाल्ड था प्राइम मिनिस्टर था वहां का, ब्रिटेन का, वो लेटर लिखते हैं कि इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी कम्युनल अवार्ड से। फिर गांधी कहता है कि ये इससे हिंदू समाज टूट जाएगा। तो आपस में उनका जो पत्राचार है और फिर अम्बेडकर का जो रिप्रेजेंटेशन है, वो सारी चीजें हैं। तो वो जब ये चीजें आप ये पढ़ते हो ना, तो मतलब जैसे मैं अगर बताऊं तो हमें लगता था कि हम तो चलो 1932 में बैठे हैं और हमारे सामने कभी लेटर आ रहा है गांधी का, कभी रैमजे मैकडोनाल्ड का, कभी अम्बेडकर जी का। तो वो एक तरह से लगता है कि वो बड़ा एक तरह से वो कहते हैं कि टची मोमेंट होता है। और जब वो चीजें पढ़ रहे हैं तो फिर लगता है कि हाँ, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो अब समझ में आती हैं कि अगर ये जो रिकॉर्ड्स अगर आप नहीं देखोगे
और सेकेंडरी सोर्सेज के ऊपर हम अपनी रिसर्च करेंगे, क्योंकि सेकेंडरी सोर्सेज के ऊपर जो आपकी रिसर्च होगी उसमें आपका कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव आएगा। जिस तरह से जो कहते हैं ना कि ईएचकार जो हिस्टोरियन है, फिलोसफर है, वो कहता है कि हिस्ट्री जो है मतलब वो इतिहास और इतिहास के जो तथ्य होते हैं उनके बीच में एक अंतहीन संवाद है। वो अंतहीन संवाद इसलिए है कि मुझे जो अपने पर्सपेक्टिव को बताने के लिए जो सोर्स अच्छा लगा मैंने उसको चूज कर दिया, और जो दूसरा मेरे पर्सपेक्टिव को रिफ्यूट करता था उसको मैंने छोड़ दिया, और किसी दूसरे व्यक्ति ने आया उसने जो मेरा छोड़ा हुआ सोर्सेज था वो उसने यूज कर लिया और नई इंटरप्रिटेशन दे दी। तो यही होता है कि क्योंकि जो हिस्ट्री होती है वो आपके सामने जो आ रही है वो कंप्लीट हिस्ट्री हो ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि कोई भी हिस्ट्री कंप्लीट हिस्ट्री नहीं होती है। उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो छूट जाती हैं, या फिर एक तरह से हम कहते हैं। अब थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात है कि जिस तरह से हम कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो स्थापना एक तरह से अगर जो 23 जो मार्च था 1940 का, उसमें जो फजलुल हक थे उन्होंने जो रेजुलेशन पास किया था उसकी फाइल भी वहां मिलती है। तो आप जो चीज पढ़ते हो और फिर हम जब इसको एक तरह से व्याख्या करते हैं तो वो एक तरह से बहुत डिफरेंट चीज हो जाती है। और वो डिफरेंट इसलिए दिखता है कि क्योंकि हमारे सामने जो सेकेंडरी सोर्सेज बेस्ड जो हिस्ट्री हमारे सामने आई है उनसे एक अलग प्रकार का वो इतिहास हमें देखने को मिलता है। कई बार वो बायस्ड होता है, कई बार वो एक तरह से कहते हैं कि कम्युनल होता है, अनेक प्रकार की चीजें हमें देखने को पड़ती हैं। तो इसलिए अगर आप प्राइमरी सोर्सेज को देखते हो तो आपको जो भी चीजें आपने मतलब देखनी है उसका आपको प्रो कॉन्स यानी उसके पक्ष मेरिट और डीमेरिट्स का पता होना चाहिए, तभी आप उस चीज को एक तरह से अच्छी तरह समझ पाएंगे। नहीं तो फिर वो कई बार रहता है कि मतलब समस्या उसमें रह जाती है। ये जैसे जो साइमन कमीशन आया था उसकी जो रिपोर्ट है इसके सर्वे और रिकमेंडेशन की भी है, तो आपको ये सारी चीजें नेशनल आर्काइव में मिल जाती हैं, और ये चीजें आपको वहां भी मिल जाती हैं। जो शास्त्री भवन है वहां भी सारी चीजें मिल जाती हैं। ये टेलीग्राम है कि जिस तरह से इलेक्शंस के बारे में था, ये 1900 एक तरह से 46 की बात 45-46 की बात करते हैं, तो 46 में जब इलेक्शन हुए तो 1945 में प्राइमरी इलेक्शन हुए थे। तो उन प्राइमरी इलेक्शंस के बारे में लखनऊ में किस तरह से 4 जो कैंडिडेट्स थे उनमें से एक कांग्रेस का है और 3 जो अन्य है वो दूसरे के हैं, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है हायर लेवल तक। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। और फिर दूसरा जो बड़ा सेक्शन वहां पे हमें दिखता है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, जिसको हम 3 मूर्ति भवन कहते हैं। यहाँ भी मतलब आपको बहुत सारी चीज देखने को मिलेंगे और काफी रिच कलेक्शन यहाँ पर है। ये अगर देखेंगे तो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था 1920 में जो शुरू हुआ था उसका एक तरह से रेजुलेशन है कि किस तरह से ये मूवमेंट शुरू करने से पहले उसका रेजुलेशन वहां जो कलकत्ता सेशन था वहां स्पेशल सेशन था वहां पे प्रेजेंट किया गया था, और फिर उसके ऊपर आगे चलकर गतिविधि हुई या फिर हम कह सकते हैं मूवमेंट चालू हुआ। ये 1929 का जो पूर्ण स्वराज लाहौर का जो एक तरह से वो था क्या बोलते हैं रेजुलेशन था, जो जब हम बात करते हैं कि भारत को आजाद करने के लिए पहली बार पूर्ण स्वराज की बात उठाई गई थी, और ये 26 जनवरी 1930 का है जब पहली बार हमारे सारे देश में कांग्रेस के माध्यम से एक तरह से हम ये कहते हैं कि भाई हर जगह पे 26 जनवरी को आजादी का दिन मनाया गया था। तो भारत की आजादी की घोषणा उसमें काफी चीजें उन्होंने की थी, मतलब किस तरह से अंग्रेज हमारा बर्बाद कर रहे हैं, रोटी कपड़ा की तबाही कर दी है, धर्म को एक बड़ा 6 पेज का ये एक तरह 3 पेज का एक तरह से ये उनका ये प्रस्ताव था। और फिर इसमें हमें एक चीज और देखने को मिलती है, ये गुजराती में है नीचे और ऊपर ये हिंदी में है, यानी उसी दिन का ये एक तरह से ये गाना भी लिखना है, मतलब एक लीफलेट है कि मतलब किस तरह से सारी दुनिया कांप उठेगी, दोषी दिल हिल जाएगा, आज पर्व है स्वराज्य का, गांधी युग का मेला है, वीर सपूतों आओ मिलकर आज आत्म बलिदान करें, लहराए हृदय तिरंगा झंडा जब फहराएगा। तो नीचे कहीं पर ये जिस तरह से गुजरात से छपा था ये तो 1930 में ही 26 जनवरी 1930 को ही, तो ये नीचे गुजराती में है। तो इस तरह से जब ये चीजें हमारे सामने आती हैं तो आपको देखना होता है कि मेन जो एक तरह से कि मतलब किस प्रकार से हम कह सकते हैं ना कि जो हमारा जो सिस्टम है, मेरा फोकस बार बार यही रहेगा
कि आपको एक तो ये है कि मतलब भाई जब प्राइमरी सोर्सेज आप देख लेते हैं तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग से क्लियर हो जाती हैं। क्लियर का अर्थ यहाँ पे ये है कि आपको फिर किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह या फिर वो आप वो कहते हैं कि मतलब एक जो लाइन में जो हिस्टोरियन चलते हैं कई बार उस लाइन से हटकर आप एक अलग लाइन में आ जाते हो कि आपको पता है सोर्सेज का, और उन सोर्सेज में किसी प्रकार का कम्युनलिज्म नहीं है या फिर कम्युनलिज्म है तो क्यों है, वो चीजें आपको देखनी होती हैं। ये 1942 में जिस तरह से जब एक तरह से वो दूसरा विश्व युद्ध चालू हुआ था तो उस टाइम पे कि ये एक तरह से घटना है कि किसानों का जो नेक्स्ट है फसल काटने का समय आ गया है। यानी फसल काटने के साथ साथ फिर ये कि बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जो कांग्रेस वाले जेल से छूट कर आते हैं तो कांग्रेस मतलब एक तरह से यहाँ पे इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू और उसके सूबे के कई नेताओं की जो आपस में बातचीत हुई है उसको फैलाने के लिए ये पंपलेट निकाला गया है। ये एक तरह से हमें देखना होता है कि एक तरह से प्रोपगेशन कैसे करते थे वो लोग, कि किस तरह से, क्योंकि ये जमाना उस समय का था कि इस तरह के पर्चे जब छपते थे तो ये पर्चे छपने के बाद ये पर्चे गांव में किसी एक व्यक्ति के पास पहुंचते थे या फिर कोई आदमी वहां पर आता था, वो फिर सारे लोगों को इकट्ठा करता और फिर उनको पढ़कर सुनाता। और आज इस तरह से होता ना कि आज आपके पास लीफलेट आया, जिस तरह से आजकल एक व्हाट्सएप न्यूज चलती है, एक किसी के पास फॉरवर्ड मैसेज आया उसने आगे भेज दिया बिना पढ़े ही, और पढ़ता है तो कई बार वो उसके पीछे बहुत सारी अनेक प्रकार की मतलब सो कॉल्ड चीजें भी चलती हैं कि भाई वो एक समुदाय के खिलाफ है या दूसरे के खिलाफ है, तीसरे के खिलाफ है, वो चीजें भी रहती हैं क्योंकि ज्ञान कम मिलता है आजकल हमारी जो सोशल मीडिया पे, मगर भरमाने वाली चीजें बहुत ज्यादा मिल जाती हैं। तो जब वो भी एक विशेष प्रकार का प्रोपेगेशन है, मगर हम जब अगर इसकी बात करते हैं तो एक तरह से जब इसके कांग्रेस का एक तरीका था कि किस तरह से वो अपनी बात यानी नेताओं की बात जमीनी स्तर पर पहुंचा रहे हैं। यानी महात्मा गांधी की चेतावनी भी है, कांग्रेस की जय भी है और महात्मा गांधी की जय है एक तरह से, और फिर ये किसानों के माध्यम से उसको बात फैलाई जा रही है। यानी यहाँ पर ना तो जवाहरलाल नेहरू है ना पे गांधी है, ये उस गांव में जाकर के उन आदमियों को पात्र बनाकर उनके बारे में बात की जा रही है। भाई हाँ रामू तेरे लिए बात है तो, और अधीर यानी जो उस गांव का जो किसान है जो मास्टर है उसके बारे में बातचीत चल रही है। और वो फिर यहाँ पे इस तरह घटनाओं में जो कहते हैं कि नेशन, वो नेशन उस गांव में आगे सिमट जाता है और फिर हर गांव में इस तरह की बात होगी तो फिर लगेगा यहाँ जो मूवमेंट है वो हमारा ही मूवमेंट है। आज अगर हम देख पाते हैं तो जो मूवमेंट हमारे सामने कई बार चलते हैं तो उस मूवमेंट से हम लोगों को जोड़ नहीं पाते हैं। चाहे वो अगर दिल्ली में कोई मूवमेंट हो रहा है तो वो दिल्ली के लोगों का मूवमेंट है, उधर केरल में कोई मूवमेंट हो रहा है तो केरल के लोगों का मूवमेंट है, भले ही उसकी इम्प्लीकेशन पूरी नेशन के लिए हो, मगर उस चीज को हम जो मूवमेंट चल रहा है उसको नहीं जोड़ पाते हैं। मगर ये चीज अगर इस मूवमेंट इस पंपलेट में आप देखोगे तो किस तरह से नेशन को उस गांव से जोड़ दिया और उस गांव से फिर दूसरा गांव भी नेशन से जुड़ गया एक तरह से। ये जो कलेक्शन है ये भी हमें समझना पड़ता है कई बार। तो ये जो जब आप सोर्सेज देखते हो, ये अगर कुछ वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स की हम बात करें तो जैसे बहिष्कृत भारत निकलता था, इसके बारे में तो आप सभी ज्यादा जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में इसके बारे में सबसे अधिक जाना जाता है। तो मैं खासकर दूसरों के बारे में बात करूंगा। ये कुछ हालांकि जिस प्रकार से जो हम न्यूज़पेपर देखते थे वहां पर न्यूज़पेपर देखने के लिए आपको कागज के रूप में न्यूज़पेपर नहीं मिलेगा, माइक्रोफिल्म के रूप में इनको एक तरह से वो किया गया है, मतलब एक तरह से प्रिजर्व किया गया है। और जिस तरह से माइक्रोफिल्म को एक वो दिखाते हैं और फिर वो पर्दा जो हमारा जिस तरह टीवी होता है ना उतना ही बड़ा पर्दा होता है, वहां पर वो इमेज उस न्यूज़पेपर की निकल जाती है। और उस इमेज को मैंने भी जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने 1910 से लेकर के 1960 के बीच में खासकर जो उत्तर प्रदेश के जो न्यूज़पेपर थे वो मोस्टली देखे थे। मतलब दैनिक था, वर्तमान था, द पायनियर था, द हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह थे, ये काफी जो न्यूज़पेपर थे वो उस समय के मैंने देखे थे। तो मेरी जो रिसर्च के लिए जो मुझे ठीक लगे उनकी में से कुछ नोटिंग मैंने की थी, तो नोटिंग का ही मैं आपको ये इमेज दिखा रहा हूँ कि आर के मुखर्जी की लाहौर में घोषणा करने पर यानी भारत
हिंदू राज्य है। इसके रिस्पॉन्स में एक संपादकीय छपा था वहां पर, तो उस संपादकीय का मैंने ये एक तरह से हाथ से लिखा था, तो उस टाइम उसकी हम जेरोक्स नहीं करवा पाए। कई बार ये होता है कि जब हम रिसर्च के टाइम पे होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं, तो हमारी जो कहते हैं ना कि इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती है कि हम हर पेज की कॉपी अपने पास रखें, और हर पेज की कॉपी रखेंगे तो फिर कई बार ये होता है कि वो कॉपी कहीं गुम हो जाती है। अगर आप हाथ से लिखते हो उस चीज को, तो हाथ से लिखने पर कहीं ना कहीं दिमाग में तो चीज जाती है, और दिमाग में जब वो चीज जाएगी तो आपको याद भी रहेगी, और फिर उसकी याद है तो फिर आपको उसको अपने रिसर्च में उसको आप यूज भी कर पाओगे। मगर ये था कि उसमें जो माइक्रो फिल्म से जो हम फोटो लेते थे वो काफी महंगा पड़ता था, लगभग मतलब 10 से 15 के बीच में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, इतने पैसे लगते थे एक पेज के, तो इसलिए हम उसको अवॉइड ही करते थे, मगर नोट जरूर करते थे। अब यहाँ पर ये वर्तमान की न्यूज है, वर्तमान जो न्यूज़पेपर था उसकी है, यानी मैत्रों की मांग वायसराय से मांग, यानी जैसे लंदन तक ये खबर गई है कि वो लोग, अब इस खबर में आपको देखने की बात क्या है कि मतलब पहली बात तो ये है कि भाई यानी इनकी भी खबर छपी जा रही है, ये जो लोअर सेक्शन है, जैसे आज भी हम कई बार देखते हैं ना कि उनकी न्यूज नहीं आती है, मगर यहाँ पर न्यूज छप रही है। और अब यहाँ पर मुझे एक पॉलिटिक्स जो दिखाई पड़ती थी, वो उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो एक पॉलिटिक्स ऐसी थी कि जिसके बारे में अगर हम कहें, मैं जब रिसर्च कर रहा था तो कि 1937 के जब इलेक्शन हुए थे, अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें, जो प्राइमरी इलेक्शन हुए थे, और जहां पर जो दलित समुदाय के ये लोग, आदि हिंदू डिप्रेस क्लासेस या फिर आदि हिंदू मूवमेंट के तहत जो लोग इलेक्शन लड़ रहे थे, उन इलेक्शन के लिए जो फाइट हुई, यानी हिंदू जो उसमें के जो सवर्ण लोग थे, उन्होंने जो दलित बस्तियां थी उनमें आगे भी लगाई, वहां पर मारपीट भी हुई। और बड़े मजे की बात है कि जब मैं रिसर्च के दौरान ये चीजें देख रहा था, और मुझे एक चीज वो मिलती है कि एक किताब थी शंकरानंद शास्त्री की, जो अम्बेडकर जी के साथ रहे हमेशा, पूना पैक्ट बनाम गांधी, उस बाकायदा डेट लिखी हुई है हिंदी के न्यूज़पेपर्स की कि ये इस न्यूज़पेपर में छपा है, एट्रोसिटीज हुई है। तो अगर जब मैं नेशनल म्यूजियम, इसमें 3 मूर्ति जो लाइब्रेरी थी, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी में, जब मैं उस डेट्स का न्यूज़पेपर देखता हूं तो वो डेट का न्यूज़पेपर ही नहीं है, उससे एक दिन पहले का भी है, एक दिन बाद का भी है, मगर जो डेट है जिसको देखना चाहते हैं वो उसमें नहीं है, क्योंकि वहां पे कांग्रेस का भी उन्होंने मतलब एक तरह से उन न्यूज में कांग्रेस को भी उन्होंने मतलब ब्लेम लगाया है कि कांग्रेस के लोग थे, वो जो कास्ट हिंदूज थे। यानी एक तरह से यहाँ पे हमें वो चीज देखने को मिलती है कि जो कहते हैं कि एक तरह से रिमूवल ऑफ रिकॉर्ड्स या रिमूवल ऑफ सोर्सेज, वो फीलिंग में हमें देखने को मिलती है। तो जब मैंने अपनी सुपरवाइजर से बात की कि मतलब मैडम ये तो मुझे नहीं मिल पा रहा है, और इसके बिना तो कहती नहीं, ढूंढो, मिलेगा कहीं ना कहीं तो मिलेगा। और फिर मेरे दिमाग में ये चीज आई कि मतलब जो कांग्रेस के एंटी हैं, एंटी जो ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे उनकी न्यूज़पेपर देखने चाहिए। और वो फिर मैं द डॉन जो मुस्लिम लीग का न्यूज़पेपर था, तो वो मैं देखने लगा, और वहां पर मुझे जो डेट्स के न्यूज़पेपर मुझे हिंदी वाले सेक्शन में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम में नहीं मिलते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम जब हिस्ट्री का सोर्स करते हैं तो पहले हम अपना हिंदी का जो सेक्शन था तो हिंदी वाला देखते हैं कि वहां पे जल्दी पढ़ा जाता है उसको। और दूसरा ये होता है कि मतलब जो नॉर्मली द डॉन की बात हम करेंगे तो उसमें तो लोग ये मानेंगे कि हाँ अधिकतर मुस्लिम की ही बात होगी, उसमें हमारी बात या फिर जो हिंदू समाज था उसकी बात नहीं होगी। मगर इस बात को, ये दिल्ली एडिशन था, वहां पर मुझे मतलब जिस डेट के न्यूज़पेपर हिंदी में नहीं मिले, उस डेट की जितनी भी खबरें थी जो शंकरानंद शास्त्री ने अपनी किताब में लिखी थी, वो सारी की सारी न्यूज मुझे यहाँ पर मिली। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि हालांकि ये भी नेहरू मेमोरियल म्यूजियम में ही था, मगर हो सकता है कि वो लोग इसको इस तरीके से ट्रेस ना कर पाए हों जिस तरह से वहां पे उन्होंने उसको रिकॉर्ड को खत्म कर दिया, या कोई और बात हो सकती है। मगर जिस तरह से हम कहते हैं ना कि मतलब कोई भी एक चीज घटना घटती है तो उसके पीछे कोई एक चीज नहीं होती है, एक पीछे सिस्टमेटिक विचारधारा होती है। आप भी जब रिसर्च के लिए कहीं जाएंगे उत्तर प्रदेश में खासकर, या फिर महाराष्ट्र में जाएंगे,
तो आपकी जो लोकल हिस्ट्री है, उस लोकल हिस्ट्री को जब आप टैप करोगे तो सबसे पहले आप अपना जो एरिया है वहां पर कौन कौन लोग उस मूवमेंट से या किसी भी मूवमेंट की आप बात करते हो, आरपीआई की बात करते हो या फिर कांग्रेस के किसी मूवमेंट की बात करते हो, तो उस मूवमेंट के जो लोकल लोग थे उनको टैप करना आजकल बहुत जरूरी हो गया है। उसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे कि किस तरह से एक नई जो सीरीज है या फिर नया जो दृष्टिकोण है वो हमें देखने को मिलता है वहां पर, तो वो चीज हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से जब द डॉन ने एक नई सीरीज दी, और इसके लिए शायद जो संतोष सर को याद भी होगा कि हमारी मैडम थी, उसने काफी पेज भी किया था कि मतलब भाई देखो चीजें अगर आप एक तरीके से नहीं ढूंढ पाते तो दूसरे तरीके से कैसे आप उस चीज को ढूंढ सकते हो। तो ये कहते हैं एक जो रिसर्चर है वो कहते हैं कि रिसर्चर को कभी भी कहते हैं एक दिशा में नहीं चलना, उसको हमेशा उसका दिमाग हमेशा विभिन्न जो कहते हैं कि दरवाजे हैं उन सब की तरफ उसका होना चाहिए। पता नहीं कौन से दरवाजा खोलने से कौन सा मटेरियल उसको मिल जाए, तो उसको हमेशा एक तरह से वो कहते हैं कि दिमाग जो है उसको अपने दिमाग के दरवाजे खुले रखने चाहिए। तो इसके साथ साथ फिर जब हम रिसर्च प्राइवेट सोर्सेज की बात करते हैं तो बहुत सारे प्राइवेट पेपर सीरीज भी वहां पर हैं, जैसे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की थी, अखिल भारतीय हिंदू सभा की हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के पेपर्स भी वहां पे हैं। यानी उन्हें उसमें ये है कि मतलब उन लोगों ने डिफरेंट टाइम में कोई रेजोल्यूशन पास किया, कोई चिट्ठी लिखी, तो वो चीज वहां पर एक तरह से वो हमें देखने को मिल जाती है। तो ये चीजें हमें मिल जाती हैं। अब हम बात करेंगे लीफलेट या बुकलेट्स की। ये लीफलेट या बुकलेट्स वो चीज होती है जो बहुत कम पन्ने की होती है, यानी पेजेस की होती है। कोई 2 पेज की भी होती है, कोई 4 पेज की होती है, कोई 16 की होती है, कोई 20 की होती है। ज्यादा बड़ी किताबें नहीं होती हैं। तो ये एक तरह से मुझे वहां पे नेशनल आर्काइव में मिली थी, जैसे आज ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग जो बनाई गई थी उसका पहला जो बुकलेट छपी थी, तो उसकी ये कॉपी है मेरे पास, ये पूरी है। ये शायद 8 पेज की थी, ये तो छपती है। ये अम्बेडकर का कोई वो था जो एक तरह से जो ऑल इंडिया फेडरेशन था 1945 का, उनका जो एड्रेस था, प्रेसिडेंशियल एड्रेस या फिर मेन जो एड्रेस था, उसकी बात है। ये 1937 का न्यूज़पेपर है, सॉरी न्यूज़पेपर नहीं, ये पंपलेट है जो आजकल आप देखते हो कई बार, जहां पर हम कहते हैं ना कि कई बार आप जैसे अखबार में, आजकल अखबार में पर्चे आते हैं, अगर आप वहां पे पर्चे ही बोलते हैं तो उसको हम जैसे यहाँ पे हरियाणा में या फिर उत्तर प्रदेश में तो पर्चे बोलते हैं, जो 1 पेज के होते हैं, रंग बिरंगे से होते हैं, और बड़ा ही इनका जो पेज होता है ना, वो बड़ा ही जो क्वालिटी होती है पेज की बड़ी खराब होती है, बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो ये जो मैंने पेज का फोटो लिया है, ये मैंने गुरु प्रसाद मदन जी हैं जो इलाहाबाद में है, ये उनके घर से मैंने लिया है। ये 1937 की है, और 1937 में एक वहां पर एक प्रेस स्थापित होती है कि अब जो दलित समाज था उसकी किताबें भी वो कम पैसे में और अच्छी क्वालिटी में छाप सकते हैं। तो उसका ये एक तरह से एक पंपलेट उन्होंने बनाया, यानी जिस तरह से हम आज कहते हैं ना एडवर्टाइजमेंट करनी होती है, तो वो एडवर्टाइजमेंट करने का एक तरीका था उनका ये पंपलेट। इसी तरह से ये भी एक पंपलेट है पूरा एक, मतलब ये इसको अगर फोल्ड कर दे तो 4 पेज है, अदरवाइज A3 साइज का ये पेज है, जिसमें इस तरह से 4 मतलब खाने बनते हैं। और इसमें अगर आप ये पढ़ पाओगे तो जैसे पटवारी निष्पक्ष बनो, तहसीलदार तहकीकात करे जाइयो, यानी जो पटवारी वर्ग है ये उनके बारे में एक तरह से कटाक्ष है कि वो निष्पक्ष बने, वो लोग निष्पक्षपात करते हैं हमेशा जो दूसरे लोग होते हैं, यानी जो सवर्ण है या फिर किसी के भी हैं, अपने पटवारी या तहसीलदार अपना काम नहीं कर रहा है। हाकिम परगना की, यानी जो उस परगना या उस क्षेत्र का जो कहते हैं कि हाकिम जो सरकार है या फिर डीसी है, वो सच्ची खबरें जिला देश के मेज तक पहुंचाइयो। यानी एक तरह से जो उस समय का जो एक तरह से शासन चल रहा था, उस शासन में यानी यहाँ पर पटवारी से लेके बादशाह ब्रिटिश शासन तक उन सब के बारे में मतलब एक तरह से एक छोटी सी कविता के माध्यम से सच्चाई की जीत के बारे में यहाँ पर बात की गई। तो आपको समझने की बात है, जिस व्यक्ति ने ये चीज लिखी है
उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी विस्तृत होगी। और उस विस्तृत अंडरस्टैंडिंग में हमें ये होता है कि मतलब भाई समाज को जो कहते हैं ना कि जो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है या फिर सोसाइटी की जो अवेयरनेस है वो समझने का मौका इस लीफलेट से मिल जाता है। तो आपको जब इस तरह का कोई चीज मिलती है तो उससे भी आप मतलब भाई आप निर्णय निकाल सकते हो कि ये चीजें हमारी, यानी उसमें जो करप्शन था या उसमें जो लोग थे अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं करते थे, या बादशाह तक या वायसराय तक चीजें अच्छी तरह नहीं पहुंचती थी, यानी ये उन सारी चीजों का एक तरह से बात कही गई इसमें। और जिस तरह से हम कहते हैं ना कई बार जो कास्ट वाइज जो कॉन्फ्रेंसेज होती थी, ये 1939 का फोटो है ये, यानी 2 और 3 दिसंबर का ये फोटो है ये, जो लखनऊ के एक निवासी थे चौधरी लोटन राम ठेकेदार। और कोरी जाति होती है कानपुर में, तो उनका भी एक, हाँ सर, तो कोरी जाति थी उनका एक तरह से ये कॉन्फ्रेंस होती है। मतलब उत्तर प्रदेश में हम खासकर देखते हैं या फिर इंडिया की भी काफी जगह पे हम देख पाते हैं डिफरेंट जो कास्ट। डॉक्टर अमरदीप, वो आप लिफ्ट दिखा रहे हो, दिख नहीं रहा डिस्प्ले पे, नहीं दिख रहा क्या? ये दिख रहा है सर, दिख रहा है। कई बार सर नरेंद्र सर आप शायद एक बार दोबारा लॉगिन कर लीजिए, कई बार रह जाता है। अगर पहले नहीं दिखे हो तो शायद हो सकता है कि पहले दिखे हो तो हो सकता है कई बार टेक्निकल इशू हो जाता है। मैं रीजॉइन कर सकता हूं। हाँ, आप शुरू रखिए। ठीक है। कोरी कास्ट थी उसका कॉन्फ्रेंस है, और इससे हमें क्या निकल कर आता है कि मतलब जितनी डिफरेंट कास्ट थी उन कास्ट में मतलब किस तरह से एक तरह से मतलब एक अवेयरनेस आ रही है, ये भी आपको टैप करना होता है। मतलब ये सोचता है कि मैं सिर्फ अपने सोर्सेज के माध्यम से एक एंगल बता रहा हूं, मगर ये एंगल आपको हर प्रकार की स्टडी में यूज करना होगा। अगर आप विमेंस की बात करते हो तो विमेंस के अकॉर्डिंग जो भी सोर्सेज आपके सामने आते हैं, अगर आप कांग्रेस की बात करते हैं कांग्रेस के जो भी सोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। अगर आप मुस्लिम लीग या फिर डिफरेंट दूसरी जो रिफॉर्म्स मूवमेंट थे उनकी बात करेंगे तो मतलब ये होता है कि आपको जो सोर्सेज मिलता है उस सोर्सेज को आप किस तरह से एक तरह से कहते हैं उसका एक तरह से इवेल्युएशन करेंगे, वो महत्वपूर्ण होता है। ये जो लीफलेट है अगर इसकी आप एक तरह से वो देखो कि मतलब अगर इस लीफलेट में जैसे रविदास के बारे में जो लीफलेट है, ये मुझे पहली बार ऐसा लीफलेट मिला है जहां पे वो शेर के ऊपर बैठे हुए हैं और उनकी कुटिया के ऊपर ओम लिखा हुआ है। यानी एक तरह से ये रविदास का कहते हैं कि ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर से उसको पेश किया गया है। और फिर उसको कहीं ना कहीं अगर शेर है तो उसको छत्री भी दिखाया गया है, और कमंडल है तो उसको ब्राह्मण भी दिखाया गया है। मतलब चीजें मतलब आपको देखनी होती है कि पिक्चराइजेशन के माध्यम से भी हिस्ट्री को कैसे आपको रीड करना होता है, तो वो चीजें आपको देखनी होंगी। इसके पीछे जो ये जो कहते हैं ना कि जो सर के पीछे जो चक्कर बनाया हुआ है वो भी एक तरह से वो कहते हैं ना कि देवताओं के पीछे होता है, जिसे हम आभा मंडल कहते हैं इधर। वो चीज भी आपको मतलब एक तरह से जब आप किताब देखते हो तो चीजें देखते हो तो आपको नजर में पहले आ जाना चाहिए कि वो चीज कैसे वो चीज फ्लोरिश हो रही है, या कैसे वो जनता के बीच में जाकर के उनकी क्या इम्प्लीकेशन आपको निकल कर आनी है, तो वो चीजें आती हैं। और इस तरह से चवर पुराण के बारे में अगर बात करें तो ये उस समय का चवर को बोला गया था चमार कास्ट, और चमार कास्ट का भी पुराण लिखा गया है। तो ये एक तरह से मतलब जब हम खासकर जब हम ये आया है 1950 में, और इससे पहले अगर बात करें हम तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो आधे हिंदू मूवमेंट भी चालू हो चुका है, यानी डिफरेंट कास्ट की जो अवेयरनेस का सिस्टम था वो चालू है। तो यहाँ पे चौरण पुराण के माध्यम से अब जो चमार कास्ट है उसका ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर में उसको प्रेजेंट किया जा रहा है, तो वो चीज भी हमें देखनी होती है। और रविदास मंदिर के तहत इसको एक तरह से वो मतलब आगे बढ़ाया जा रहा है। तो रविदास की जब हम बात करते हैं तो चमार कास्ट से उसको जोड़ देते हैं। तो ये मतलब कहीं ना कहीं एक तरह से वो कहते हैं ना कि दूसरा एंगल हमें लीफलेट्स से या बुकलेट्स के माध्यम से देखने को मिलता है। तो ये चीज भी हमें देखनी होती है कि किस प्रकार से ये चीजें हमारी रिसर्च के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। और उनसे फिर आपको क्योंकि
जो कहते नहीं एक्सप्लेनेशन, वो आपके दिमाग द्वारा निकलनी है, और वो आपके दिमाग से निकलेगी तो हो सकता है कि आपको ये ना लगे ब्रैह्मणिकल स्ट्रक्चर से प्रेजेंट किया गया है, तो आपको ठीक लगे। जिसने बनाया होगा उसने तो ठीक ही बनाया होगा अपने हिसाब से, तो मगर हमें उसको किस तरह से एक्सप्लेन करना है वो डिपेंड करता है कि वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा सारा कुछ। ये जनता पार्टी की इलेक्शन हो रहा था, एक छोटा सा पर्चा मुझे मिला उन्हें, मतलब इलाहाबाद में ही, कि किस तरह से। यस मैम। सर आप अपना स्क्रीन शेयर कीजिए ना प्लीज, हम सिर्फ आपकी आवाज पा रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं दिख पा रहे। चलो मैं दोबारा Sir, please. करता हूँ। दिख रहा है हाँ, अमरदीप sir, जी, ये शायद उनका इशू होगा, दिख रहा है। सर बहुत लोग अच्छा। मैसेज भी कर रहे हैं कि सर स्क्रीन शेयर कीजिए करके, आप देखो सर। उसको पिन पॉइंट कीजिए वहां पे तो हो जाएगा। क्योंकि मेरी तरफ से तो स्क्रीन शेयर हो रखा है, नहीं इधर दिख रहा है हम लोग मेरी तरफ से स्क्रीन शेयर हो रखा है। अभी बस लास्ट की स्लाइड है, बस एक, इसके बाद एक स्लाइड बची है बस मेरी। तो संतोष सर नाही दिसून राहिला खरंच, नाही का? तर आम्हाला नाही, दिसतंय नाही. सगळ्यांना। नेटवर्क इश्यू नाहीये तुला, बर बहुतेक आपण वाटलं तर नंतर आता एकच राहिलं त्याच्यामुळे आलं सर, आलं सर, आता आलं. हा संतोष सर आलं. ओके अमरदीप जी आप बात करें। चलिए ये ठीक खत्म होने के बाद फिर क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। ठीक ठीक ठीक। तो ये एक तरह से लास्ट की स्लाइड पे पहुंच गए। अगर आप पहले बोलते तो मैं दोबारा शेयर कर देते स्क्रीन अपनी। तो अगर किसी ने लेक्चर रिकॉर्ड किया होगा तो मैं उसको यूट्यूब पे डाल दूंगा, लिंक भेज दूंगा। संतोष सर आप शायद 2 जगह से ज्वाइन हो रखे हैं, तो एक को छोड़ दीजिए, आप कोई एक को छोड़ दीजिए। ये जो एक तरह से पम्पलेट है आपके सामने, ये आजकल मतलब हमें हाँ, ये जैसे अगर स्क्रीन अगर बंद हो जाती है, मतलब क्या स्क्रीन अगर बंद हो जाती है, मुझे अपनी आवाज दोबारा सुनाई दे रही, जिनका माइक एक बार जिनका माइक ऑन है। अमरदीप जी फिर से ज्वाइन कीजिए आप। अच्छा मैं ज्वाइन करता हूँ। लास्ट स्लाइड है, आपने स्लाइड नहीं भी दिखाया तो फिर से आप बात करके खत्म कर सकते हैं, फिर बाद में देखेंगे क्वेश्चन आंसर में। चलिए ठीक है। तो एक बार अब तो ठीक लग रहा है मुझे, अब तो ठीक है, आ रहा है, कंटिन्यू कीजिए, खत्म कीजिए। ये एक तरह से अगर हम बात करें ना, ये जो एक तरह से अगर हम बात करें जिस तरह से आज जो मैं दोबारा इधर लॉगिन करता हूँ, दोबारा लॉगिन करता हूँ।
अमरदीप जी हो गए ज्वाइन? हाँ हो गया सर, हो गया। हाँ, कर दें। एक बार जिसका माइक ऑन है वो अगर माइक ऑफ कर दे। एक तरुण जी कौन है? आप माइक तरुण जी कौन है? आप अभी तक नहीं दिख रहा था स्क्रीन। अमरदीप जी लास्ट स्लाइड है तो आप वैसे ही बात कीजिए लगे तो। क्योंकि टाइम भी चलिए बस हो गया, बस टाइम में होना चाहिए। हाँ, इस स्लाइड के ऊपर मैं बात करना चाह रहा था। जिस तरह से आजकल, क्योंकि ये जो फोटो है ये ऐसा ही मिला है, यानी जो अब बात आती है सोर्सेज को, खासकर क्योंकि जो गवर्नमेंट लाइब्रेरीज होती हैं, आर्काइव्स होते हैं, वहां तो हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, मगर बहुत सारा जो एक तरह से पर्सनल जो रिकॉर्ड्स होते हैं या फिर पर्सनल जो एक तरह से जो लाइब्रेरीज होती हैं वहां पर, या फिर आपके घर में जिसको पता होता है कि भाई शायद, हाँ आप अगर हिस्ट्री पढ़े हैं तो आपको पता है कि एक जो पर्चा जो छपा है उसकी वैल्यू क्या होगी। मगर जो लोग बाहर रहते हैं या फिर जो लोग जो हिस्ट्री कहते हैं कि हिस्ट्री स्ट्रीम से नहीं है या फिर हिस्ट्री डिसिप्लिन से नहीं है, तो उनको उस चीज की वैल्यू नहीं होती है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें, मतलब या जो खासकर जो पंपलेट होती है या फिर जो बुकलेट होती है छोटी छोटी, जो सरकार द्वारा नहीं छापी जाती है, कोई प्राइवेट व्यक्ति या फिर प्राइवेट आदमी उसको छाप रहा है और वो फिर एक समय के बाद खत्म हो जाती हैं, या तो रखरखाव नहीं होता है या फिर उनको घर वाले रद्दी में बेच देते हैं। तो उस कंडीशन में मैं जब रिसर्च कर रहा था तो कम से कम मैं 20 लोगों के पास ऐसे गया था जिनके जो मतलब माँ बाप थे, जो मतलब बाप था, जैसे लखनऊ में थे एक माता प्रसाद, उनका बहुत जबरदस्त मूवमेंट रहा था, लिटरेरी भी, और उस समय का मतलब एक तरह से वो स्वामी अच्युतानंद के समय से लेकर के 1990 तक, यानी 1925 में उनका जन्म था और वो 1990 तक और 2000 तक खूब वो मतलब एक्टिव रहे रिसर्च के मामले में, किताब लिखने के मामले में भी, और क्या बोलते हैं उसको, एक तरह से मतलब प्रिजर्वेशन के मामले में भी, रिसोर्सेज को। मैं उनसे पहली बार मिला 2005 में, और जब रिसर्च के बाद फिर मैं अपनी पीएचडी के लिए उनसे मिलने गया 2012 में 11 में, तो उसमें उनकी 2008 में मृत्यु हो चुकी थी। और मृत्यु होने के बाद उनके पास लगभग ये लगा लो कि जो 3 बड़ी बोरियां होती हैं इतनी किताबें उनके पास थी। और मैं उनसे पूछा कि क्योंकि मैं जब उनसे मिला था 2005 में तो काफी उन्होंने बुक्स 4-5 बुक्स मुझे दी थी फोटोकॉपी करवा के कि ये आपको कभी काम आएंगी। और वो किताबें ऐसी थी जो कहीं नहीं मिलती थी, बहुत ही पुरानी, जो था कि एक तो 1937 की थी पब्लिकेशन, एक 1941 की थी, एक 1945 का पब्लिकेशन था, जो मुझे 2005 में मिला था उनके पास से। और जब मैं दोबारा गया, जब उनकी मृत्यु हो चुकी थी, घर वालों से पूछा तो बोले कि उनके मरने के बाद फिर वो किताबें तो कबाड़ में पड़ी थी, और फिर इतने दिन कौन किताबें रखता, किताबें काफी जर्जर हो चुकी थी कि इसका पेज गल चुका था, कोई इधर से उधर चली गई थी, तो हमने तो उसको कबाड़ी को दे दिया। इसी तरह से मैं लखनऊ में मिला कुछ लोगों से, इधर कानपुर में रिकॉर्ड ही नहीं है, मतलब जैसे ही जो व्यक्ति एक्टिव था जी, चाहे तो वो दलित मूवमेंट की बात है, चाहे कांग्रेस मूवमेंट की, किसी भी प्रकार की, जब तक वो व्यक्ति एक्टिव था
उसके बाद वाले लोगों ने लगा कि मतलब इसने तो टाइम खराब किया। जैसे आजकल भी लगता है ना, अधिकतर लोग अगर पढ़ते हैं तो क्यों कहते हैं क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मगर वो कहते हैं ना कि मतलब जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर आगे नॉलेज कैसे बढ़ेगी। जो हम जिस तरह से हम कहते हैं बुद्धिजीवी वर्ग अगर खाने के लिए रोटी मांगेगा तो दिक्कत है, अगर खाने के लिए किताब मांगे तो अच्छी बात है, मगर जब किताब ही नहीं है तो फिर वो क्या करेगा, फिर बुद्धिजीवी तो खत्म हो जाएगा। तो रिसोर्सेज के बारे में एक मेरी दरख्वास्त रही आप सभी से कि आप लोग भी अगर इस तरह का कोई आपके सामने केस आता है, जैसे 1939 का पर्चा ही है, तो 1939 का पर्चा 2021 में अगर हमारे पास वो नहीं मिल पा रहा है, या अगर ये मैं कहता हूं अगर ये नेशनल आर्काइव चला जाता या तीन मूर्ति चला जाता तो शायद वो इसको प्रिजर्व कर लेते। उनके पास एक तरह से फंड होता है, आम आदमी के पास उतना फंड नहीं होता है, और हर आदमी के पर्चे को नेशनल आर्काइव वाले रखेंगे ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके पीछे भी पॉलिटिक्स होती है कि उनको किस प्रकार का वो कहते हैं ना कि सोर्सेज को मेंटेन करके रखना है। इतिहास में किस प्रकार की चीजें हमारे सामने मेंटेन करके रखी जाती हैं, तो वो चीजें भी हमें देखनी होती हैं। अगर उनके नेशनल जो थ्योरी है या फिर उनकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रिंसिपल्स रहे हैं उसमें वो पंपलेट या बुकलेट फिट बैठेगी तो उसको वो लोग एक तरह से तरजीह देंगे। तो ये एक तरह से मेरा प्रेजेंटेशन था, और आप सभी का एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही धन्यवाद कि आप लोगों ने इसको इतने विस्तार से सुना। और हो सकता है कि सबको मेरी बातें समझ में नहीं आई हों, मगर जितने भी समझ में आई हैं उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मैं संतोष जी और मैडम रश्मि जी का बहुत ही एक तरह से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। और कहाँ एक हरियाणा का छोटा सा कॉलेज और कहाँ इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी मैच नहीं कर पाता कई बार, तो एक तरह से लगता है कि हमारे लिए तो बड़ा अवसर रहा, मगर फिर भी मैं आप सभी का एक तरह से और जो हमारे श्रोतागण हैं उन सभी का एक तरह से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। एक टेक्निकल इशू से अगर स्लाइड्स नहीं मिल पाई हैं तो कभी मौका मिलेगा तो मैं जरूर शेयर करूंगा। और इसी के साथ थैंक यू सर। थैंक यू अमरदीप जी। कोई लोकेशन से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। आपने जो काम किया है मैंने देखा है, मैं उसका गवाह हूँ कि आपने लंबे समय तक 7 साल तक यूपी में अलग अलग छोटे छोटे आर्काइव्स में जाके तहसील लेवल से लेके नेशनल आर्काइव्स में लंबा समय बिताया है, 3 मूर्ति में। और ये जो 1 घंटे की बात है वो पर्याप्त, यानी उतनी जो है समय जो है काफी लिमिटेड है, जो जिसमें आप 1 घंटे में सारी बातें नहीं रख सकते, ये हमें पता है। और हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी ये महत्वपूर्ण है कि आपने टू द पॉइंट यहाँ पे बात रखी है कि आर्काइव्स क्या होता है, रिकॉर्ड्स क्या होता है, रिकॉर्ड्स किस तरह पढ़े जाते हैं, वेराइटीज क्या रहती है। ये बहुत ही बेहतरीन आपने यहाँ पे आपकी बात रखी है। और हम आपसे विदाई तो नहीं लेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको बार बार बुलाते रहे, सिर्फ रिसर्च स्कॉलर्स के लिए नहीं तो हमारे यहाँ के यूनिवर्सिटी के जो अंदर में जो फैकल्टीज है, जो पीएचडी कर रहे हैं या एमए में स्टूडेंट जो तैयार हो रहे हैं, वो काफी संख्या में यहाँ पे जुड़े हैं। कई सारे फैकल्टीज जो है, जो सीनियर फैकल्टीज है हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर, वो भी यहाँ पे जुड़े हैं और बात सुन रहे हैं। कई सारे लोग यहाँ पे जुड़ के वो अपनी बात रख रहे हैं और वो ईगर थे कि वो आपका प्रेजेंटेशन भी देख पाए, लेकिन कई सारी जो टेक्निकल चीजें रही उससे जो दिक्कत आई उसके लिए हम भी आपसे यानी जो ऑडियंस है उनसे क्षमा मांगते हैं। इसके बाद में अगर किसी का सवाल होगा, 1-2 सवाल हम ले सकते हैं, तो आप सवाल आपको अनम्यूट करके यहाँ पे ब्रीफ में पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस है उसके लिए आगे जाएंगे। अगर आपका किसी का सवाल है तो आप अमरदीप सर से सवाल कर सकते हैं, या फिर आप अमरदीप सर का जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे दिया जाएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप उनसे फोन पे भी बाद में बात कर सकते हैं अगर आपको कोई आर्काइवल रिकॉर्ड्स से लेके कोई दिक्कत रही हो तो। शायद अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, ये मान के मैं आज के इस लेक्चर में जो चेयर कर रहे हैं वो हमारे एचओडी प्रोफेसर डॉक्टर रश्मि बर्न, जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री गोंडवाना यूनिवर्सिटी में एचओडी है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना प्रेसिडेंशियल रिमार्क यहाँ पे रखें। डॉक्टर रश्मि बर्न मैडम। धन्यवाद सर।
पोहोचतोय? हो मॅडम, हो. आजच्या क्रांतीवीर बाबूराव शेडमाके लेक्चर सिरीजच्या पहिल्या व्याख्यानाचे व्याख्याते सन्माननीय डॉक्टर अमरदीप सर, आजच्या व्याख्यानाला सहभागी झालेले सर्व सन्माननीय प्राध्यापक, संशोधक, विद्यार्थी, आपल्या सर्वांना माझा नमस्कार. गोंडवाना विद्यापीठात पहिल्यांदा कर्मवीर बाबूराव शेडमाके लेक्चर सिरीज आम्ही सुरू करतो आहेत. यामध्ये मला आवर्जून नाव घ्यावं लागेल आमच्या गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलगुरू प्राध्यापक डॉक्टर श्रीनिवास वरखेडी सर. त्यांनी अतिशय लवकरात लवकर आम्हाला सहकार्य करून ही सिरीज सुरू करण्यासाठी जी काही मदत केलेली आहे ते सुद्धा अतिशय अभिनव अशा प्रकारची आहे. या सिरीजमध्ये पहिल्यांदा लेक्चर हे संशोधन विद्यार्थ्यांसाठी ठेवावं असं आम्हाला वाटलं. आमच्या इतिहास विभागामध्ये आमची जी काही चर्चा व्हायची त्याच्यामध्ये आम्हाला नेहमी वाटायचं की संशोधक विद्यार्थ्यांना पुढे जाण्यासाठी, पुढे वाटचाल करण्यासाठी एक निश्चितपणे दिशा मिळाली पाहिजे आणि दिशा देण्याच्या उद्देशाने आजच्या या व्याख्यानाचं अस्तित्व होतं. आजच्या या व्याख्यानात सहभागी झालेले डॉक्टर अमरदीप सर, आपले खूप खूप अभिनंदन. मला माहिती आहे की या टेक्निकल प्रॉब्लेम मध्ये सगळं मांडत असताना, आणि तोही अतिशय गहन विषय, कारण मला माहिती आहे की संशोधन एक प्रक्रिया आहे आणि या प्रक्रियेमध्ये विविध टप्पे असतात आणि त्यातील एक टप्पा आपण 1 तासात पूर्ण करण्याचा जो काही प्रयत्न केलेला आहे तो खरोखरच अलौकिक आहे. ज्या पीएचडी साठी आम्हाला विद्यार्थ्यांना 5 वर्ष लागतात आणि त्या पीएचडीचं सार किंवा प्रायमरी सोर्सेस हे आपण 1 तासात मांडावे ही फार एक अवघड गोष्ट होती. परंतु शक्यतो ते सर्व पॉइंट्स घेऊन आपण ज्या तन्मयतेने हे मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे त्यामुळे माझ्या डिपार्टमेंटतर्फे मी तर तुमचं अभिनंदनच करेल सर. याच्यामध्ये तुम्ही जवळपास सगळेच पॉइंट्स घेतलेले आहेत. डिपार्टमेंट लायब्ररी असेल, युनिव्हर्सिटी लायब्ररी असेल, त्याच्यानंतर गव्हर्नमेंट लायब्ररी असेल, रेकॉर्ड्स असतील, फाईल्स असतील, इथपासून न्यूज पर्यंत, सगळे रिपोर्ट्स पर्यंत जी काही प्रायमरी सोर्सेस आहेत ते सांगण्याचा आपण अतिशय चांगला प्रयत्न केलेला आहे सर. एवढंच नव्हे तर आपल्या स्वतःच्या अनुभवातून तुम्ही काही जे रिसर्च मार्गदर्शन आमच्या विद्यार्थ्यांना केलेलं आहे ते अतिशय मौलिक अशा स्वरूपाचं आहे सर. आपण अतिशय चांगल्या पद्धतीने सर्व मांडणी केलेली आहे. खरं पाहिलं तर ही संशोधन प्रक्रिया समजून घ्यायला बराच कालावधी हा संशोधक विद्यार्थ्यांचा निघून जातो. टॉपिक एकदाचा सिलेक्ट झाला आणि त्याचं रजिस्ट्रेशन झाल्यानंतर कुठल्या मार्गाने जावं त्या मार्गामध्ये फार अडचणी येत असतात. पुस्तकांची उपलब्धता नसते आणि इतर सर्व अडचणी पार करत असताना तो शेवटच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचतो. पण त्या टप्प्याला पोहोचत असताना त्याचं जे संशोधन असेल या संशोधनाने एक विशिष्ट दर्जा असावा. त्याच्यावरती, त्या संशोधनावरती त्यांनी केलेले जे परीक्षण असेल ते परीक्षण पाहता त्याला सुद्धा ते समाधान वाटायला पाहिजे. आणि म्हणून संशोधन ही प्रक्रिया अशी आहे की त्यामध्ये विद्यार्थ्यांना स्वतः झोकून दिल्याशिवाय, खूप परिश्रम केल्याशिवाय कुठलीही दुसरी वाट नाही. आणि म्हणूनच आमच्याही विद्यार्थ्यांना मी असं सांगेल की या संशोधन प्रक्रियेमध्ये ज्या वेळा अनेक अडचणी येतात त्या अडचणी पार करत असताना अमरदीप सारखे सर आपल्याला यावेळेला लाभलेले आहेत आणि त्यांनी बोलताना सुद्धा कबूल केलं की मी तुम्हाला सुद्धा काही गोष्टी शेअर करू शकेल प्रायमरी सोर्सेसच्या. तर विद्यार्थ्यांनी सुद्धा पुढे मागे त्यांच्याकडे जर असं काही त्यांना अडचण पडली आणि त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट केला तर मला आशा आहे की सर असं नाही म्हणणार नाही. या ठिकाणी मला सांगावंसं वाटतं की खरं पाहिलं तर संशोधन याचा अर्थच असा आहे की ज्ञानाचा शोध घेणे जाणे, आणि ज्ञानाचा शोध घेत असताना तुम्हाला अडचणी येणारच आहेत. त्याचे विशिष्ट वेगवेगळे पायऱ्या तुम्हाला क्रॉस कराव्याच लागतील. पण ते करत असताना शेवटी ज्यावेळेला तुम्ही मूल्यमापनापर्यंत येता तेव्हा तुम्ही मूल्यमापन पाहत असताना त्या मूल्यमापनाचा जर तुम्ही खऱ्या अर्थाने मनस्वी जर विचार केला तर तुम्हाला असं दिसेल की ते तुमच्या त्या सर्व प्रयत्नांचं फलित असते. संशोधन कार्यासाठी तुम्ही घेतलेल्या विश्रांतपणे केलेल्या त्या मेहनतीची ती साक्ष असते. त्याला संशोधनाच्या अनुषंगाने आलेल्या अविस्मरणीय अनुभवाचे ते सार असते. आणि त्याच्यामुळे संशोधन ही एक सृजनशील प्रक्रिया आहे असं मला वाटते. आणि म्हणूनच संशोधनाकडे पाहत असताना खूप विचार करण्याची किंवा खूप स्वतःला मी काय करतोय असं जटिलपणा आणण्याची मला वाटतं काही गरज नाही. अगदी स्मूथली सुद्धा तुमचं संशोधन चालेल. पण त्या संशोधनाच्या नीट वाटा या आपल्याला निश्चितपणे माहिती असायला पाहिजे. आपली वाट चुकायला नको, दिशा चुकायला नको. त्या दिशेने जर तुमचं संशोधन केलं
निश्चितच तुम्ही तिथपर्यंत जाऊन पोहोचाल. अमरदीप सरांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने स्वतःचे अनुभव सांगितल्यामुळे मला या लेक्चरमध्ये एक जवळीकता त्यांची वाटायला लागली आणि आपल्याला सगळ्या असणाऱ्या अडचणींना ते निश्चितचपणे पुढेही साथ देणार आहेत असा मला विश्वास आहे. सर, आपण सुरटकर सरांच्या निमंत्रणानुसार या ठिकाणी आलात, वेळात वेळ काढून या ठिकाणी आलात, म्हणून आपले आभार तर निश्चितपणे होतीलच, पण एक डिपार्टमेंटची हेड म्हणून मलाही असं वाटतं की तुमचे विशेष अभिनंदन, विशेष आभार. धन्यवाद सर. धन्यवाद मॅडम. थँक्यू मॅडम. आमच्या विभागाच्या विभाग प्रमुख म्हणून मैडम जरी या ठिकाणी एक साल से यहाँ पे 1-1.5 साल से ऊपर हो गया है यहाँ पर आए हैं, लेकिन वो हमेशा हमें प्रमोट करते हैं कि कोई भी प्रोग्राम हो आप प्रोग्राम का डिसीजन ले लीजिए और ऑर्गेनाइज कीजिए. और उन्हीं के प्रयास की वजह से यहाँ पे ये क्रांतिवीर बाबूराव शेड़मा की लेक्चर सीरीज स्टार्ट हुई है. इस लेक्चर सीरीज की जो इस कड़ी में अभी ये जो पहला व्याख्या अब यहाँ पे हुआ है, इसके बाद में कई सारे लेक्चर्स हम 10-15 दिन के डिस्टेंस में या 20 दिन के जैसे ही बाहर के हालात देखते हुए और अवेलेबिलिटी ऑफ लेक्चरर की देखते हुए हम ये ऑर्गेनाइज करेंगे. इस प्रयास में आप सभी लोगों का सहकार्य जो है वो इम्पोर्टेंट है और आप इसी तरह से जुड़े रहेंगे ये आशा रखते हुए मैं हमारे कलीग डॉक्टर नंदकिशोर मने सर इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो यहाँ पे वोट ऑफ थैंक्स दें. सबको सादर प्रणाम. यहाँ पे गोंडवाना यूनिवर्सिटी गढ़चिरौली पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री की तरफ से क्रांतिवीर बाबूराव शेड़मा के जो लेक्चर सीरीज आज से यहाँ पे स्टार्ट हुई है, इनका फर्स्ट लेक्चर सीरीज का जो फर्स्ट सेशन था यहाँ पे डॉक्टर अमरदीप हरियाणा से यहाँ पे ज्वाइन हुए थे प्रमुख वक्ता करके. उनका मैं यहाँ से तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ. उन्होंने यहाँ पे जो रिसोर्सेस जो पीएचडी स्टूडेंट्स है जो पीएचडी करना चाहते हैं उनकी तरफ से उनको यहाँ पे जो गाइडलाइंस बताई है वो जो कि दिल्ली है, जो कि नेशनल आर्काइव्स है, 3 मार्च नेहरू मेमोरियल की तरफ से उन्होंने जो भी रिसोर्सेज कहाँ से मिलते हैं उन्होंने यहाँ पे बताया. बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पे दी है. जो हमारे यहाँ पे गोंडवाना यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं उनको काफी अच्छी तरह से जानकारी यहाँ पे वो हासिल हो सकती है. उनका उपयोग यहाँ पे वो कर सकते हैं. उनका मैं तहे दिल से इनका आभार यहाँ पे प्रकट करता हूँ. विशेष रूप से मैं यहाँ पे हमारे गोंडवाना यूनिवर्सिटी के कुलगुरु प्रोफेसर श्रीनिवास वरकड़ी सर का मैं यहाँ पे आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि इन्होंने हमारे जो लेक्चर सीरीज को यहाँ पे जो शुरुआत करने के लिए हमें जो ये लेक्चर सीरीज के जो लेक्चर सीरीज के लिए यहाँ पे उन्होंने हमें मान्यता प्रदान की है. और ये मान्यता प्रदान करने के लिए मैं गोंडवाना यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री की तरफ से उनका तहे दिल से मैं यहाँ पे आभार प्रकट करता हूँ. और यहाँ पे जो हरियाणा के जो स्टूडेंट्स यहाँ पे विशेष रूप से ज्वाइन हुए थे उनका भी मैं यहाँ पे आभार प्रकट करता हूँ. और यहाँ पे हमारे जो पूर्व विदर्भ के जो नागपुर यूनिवर्सिटी है यहाँ से भी कुछ प्राध्यापक लोग यहाँ पे ज्वाइन हुए थे, उनका भी मैं यहाँ पे उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ. और विशेष रूप से गोंडवाना विद्यापीठ की परिसर में जितने भी कॉलेजेस हैं हिस्ट्री के जितने भी प्रोफेसर्स हैं यहाँ पे उन्होंने ज्वाइन किए, उनका भी मैं यहाँ पे गोंडवाना यूनिवर्सिटी की तरफ से और हमारे हिस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से उनका मैं यहाँ पे आभार प्रकट करता हूँ. और यहाँ पे विशेष रूप से जो हमारे पीएचडी स्कॉलर्स और हमारे कुछ एमए के स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ज्वाइन हुए थे उनका भी मैं यहाँ पे आभार प्रकट करता हूँ. और इसी तरफ से यहाँ पे जो आभार प्रदर्शन का जो प्रायोजन डॉक्टर संतोष सुरटकर सर ने हमें यहाँ पे दिया था उनका भी मैं संतोष सुरटकर सर का यहाँ पे मैं आभार प्रकट करता हूँ. और हमारे जो एचओडी है
विशेष रूप से हमारे जो एचओडी है डॉक्टर रश्मि बन मैडम, जिनके यहाँ पे जिन्होंने हमें बहुमूल्य मार्गदर्शन करते हुए हमें जो ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने की प्रेरणा दी थी, इनका भी मैं यहाँ पे तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और जो मेरे कलीग्स हैं डॉक्टर प्रफुल्ल नांदे सर, डॉक्टर नरेश मड़ावी सर, हमारे मित्र डॉक्टर संतोष सुरड़कर सर, इनका भी मैं यहाँ पे जो अमूल्य योगदान हमें जो यहाँ पे प्राप्त हुआ, उनका भी मैं यहाँ पे आभार प्रकट करता हूँ। और ये लेक्चर सीरीज यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, यहाँ से स्टार्ट हुई है और अगला लेक्चर यहाँ पे और भी हम यहाँ पे जो निरंतर काल से हम यहाँ पे जो लेक्चर सीरीज है वो चलती रहेंगी। और ये यहाँ पे मैं अभी इनका सबका लेकिन आभार प्रकट करता हूँ, लेकिन यहाँ पे ये लेक्चर सीरीज खत्म नहीं है, यहाँ से स्टार्ट हुई है और ये खत्म कब होंगी ये हमें भी नहीं पता है। फिर भी हम चलते रहेंगे जितने दिन हम यहाँ पे जो चलेंगी ये लेक्चर सीरीज, उनकी तरफ से हमारी बन मैडम है, बन मैडम हमें यहाँ पे जो मार्गदर्शन करते रहेंगे, उनका मैं फिर से यहाँ पे आभार प्रकट करता हूँ। और ये जो फर्स्ट लेक्चर सीरीज का जो प्रायोजक है यहाँ पे समाप्त होता है, ये मैं यहाँ पे घोषित करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सर। हाँ, सभी लोगों का धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सर मैम।